अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओवरहेड्स, मतलब स्टार्ट नहीं किया था, चल रहे थे हम ओवरहेड्स पे, और हम लोग री अपोर्शनमेंट पे पहुंचे थे। और री अपोर्शनमेंट में हमने अभी तक दो मेथड्स किए थे। एक था बेसिक मेथड, जिसमें सिंपल था कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसमें ऐसा नहीं था कि सर्विस डिपार्टमेंट, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रही है, जस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था वो। जो बेसिक लेवल पे हमने पढ़ा था री अपोर्शनमेंट, उसका नाम था नो वे मेथड। नो वे मेथड, कि किसी कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा, बल्कि बस वो जो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, वन वे मेथड, और जिसका नाम हमने स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट भी हमने बोला था, स्टेप डाउन मेथड भी बोला था उसको। वो वन वे मेथड में हमने पढ़ा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, मतलब प्रोडक्शन को तो दे ही रहे हैं दोनों सर्विसेज, लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है, लेकिन दूसरा पहले को सर्विस नहीं दे रहा है। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट। अब आज का हमारा टॉपिक ये है कि कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस तरह की रीअपोर्शनमेंट कैसे होगी? इस मेथड का वैसे नाम है टू वे मेथड। है हम रीअपोर्शनमेंट वाले स्टेप पे, यानी थर्ड नंबर स्टेप पे ही है, लेकिन उसके अंदर टू वे मेथड पढ़ रहे हैं। टू वे मेथड को हम रेसिप्रोकल मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम अलजब्राइक मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हमने अलजबरा के थ्रू भी सॉल्व करना होता है। तो इसको हम ये तीनों नाम से मतलब इसका तीनों ये एक ही स्टेप के नाम है, एक ही मेथड के नाम है। अब यहाँ मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, देखो री अपॉर्चनमेंट हमेशा कब होती है? सबसे पहले आपके स्टेप में एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट होती है। सबसे पहले एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट होती है, और उसके बाद जो भी फाइनल आंसर्स आते हैं उसके बाद री अपॉर्चनमेंट होती है। तो मैंने एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट ऐड करके एक पहले ही वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं, जो आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू, सर्विस वन, सर्विस टू। एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के बाद इनकी फाइनल वैल्यूज 10, 20, 4500 और 4200 ये वैल्यूज आ चुकी हैं। लेकिन अब ऐसा है कि अब हम लोगों ने इसी कैलकुलेशन को, इसी कैलकुलेशन पे टू वे मेथड लगाना है, जिसके लिए मैंने क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है। क्राइटेरिया मतलब कि जो क्वेश्चन के मुताबिक बताया गया एक पॉइंट है, वो ये है कि जो सर्विस वन है उसके बारे में बता रहा है कि वो उसने 50% सर्विस दी है प्रोडक्शन वन को, 40% सर्विस दी है प्रोडक्शन टू को, और ऑब्वियसली अपने आप को सर्विस थोड़ी देगा वो, अपने आप को सर्विस थोड़ी देगा, दूसरे डिपार्टमेंट्स को सर्विस देगा ना। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं। और सर्विस टू को भी उसने सर्विसेज दी हैं, और वो कितनी दी हैं? 10%, यानी कि पूरी 100% हो गई, क्योंकि 50 40 और 10 100% हो गई पूरी। अब इसी तरह सर्विस टू ने 30% सर्विस दिया प्रोडक्शन वन को, 40% प्रोडक्शन टू को, और 30% सर्विस वन को, और अपने आप को थोड़ी वो सर्विसेज देगा। ठीक है। तो ये सारे की सारी मेथड जो है, ये सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है परसेंटेजेस का, आप लोगों को पता चला है। इसको अब हल कैसे करना है? हमने इसको उस तरह नहीं हल करना जिस तरह हम नॉर्मली क्वेश्चंस को करते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि अच्छा यार इसमें से इतनी वैल्यू यहाँ चली गई, इतनी यहाँ चली गई, ये इस मेथड से नहीं होगा जिससे हम पहले नोवे मेथड या वन वे मेथड में करते रहे हैं। इसमें हमें अलजबरा की मदद लेनी पड़ेगी, इसमें हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और उसकी बेस पे हम ये कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपने, पहला स्टेप क्या है? आपने इक्वेशंस बनानी है, प्रॉपर इक्वेशंस बनानी है। किस तरह बनानी है मैं बताता हूँ। अगर हम प्रोडक्शन वन की बात करें, पहले मैं प्रोडक्शन वन पे बात करने लगा। तो प्रोडक्शन वन ने ऑलरेडी कितनी कॉस्ट इनकर कर ली है, बताओ? प्रोडक्शन वन ने री अपॉर्चनमेंट से पहले पहले कितनी कॉस्ट इनकर कर ली है, बताओ? प्रोडक्शन वन ने अभी तक कितना खर्चा लगा लिया हुआ है, मतलब प्रोडक्शन वन की वजह से कितना खर्चा हो चुका हुआ है? विशाल आप बताओ। अदनान। 10,000 का। 10,000 का खर्चा, देखो ऑलरेडी 10,000 का खर्चा हो चुका है, अभी रीअपोर्शनमेंट होनी है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन वन, अब मैं प्रोडक्शन वन पे बात करने लगूँ, जरा फोकस। प्रोडक्शन वन ने अभी तक एक तो 10,000 लगा लिया, ठीक है, अपना खर्चा जो उसने लगाया, प्लस अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन वन को और खर्चे कहाँ से आने हैं, तो आपका एक ही आंसर होगा कि सर्विस वन का भी कुछ खर्चा आना है और सर्विस टू का भी कुछ खर्चा आना है। ऐसा ही है ना, हम वहां के खर्चे तो यहाँ एलोकेट करते हैं, रीअपोर्शन करते हैं। तो सर्विस वन से प्रोडक्शन वन को कितने परसेंट खर्चा आना है, बस ये बता दो। कितने परसेंट खर्चा आना है, सब बताओ।
सर्विस वन से प्रोडक्शन वन को कितने परसेंट खर्चा आना है? बता दो, सब बता दो। ठीक है, 50%, बिल्कुल ठीक। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखनी, अभी वैल्यू नहीं लिखनी, पता क्यों? अगर मैं डायरेक्टली 50% लिख दूंगा वो मसला हो जाएगा। मैंने वैल्यू नहीं, मैंने पता क्या लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 50% ऑफ सर्विस वन, बस इस तरह। या 50% से बेटर है, मैं यहाँ पे परसेंटेज की बजाय ना वो यूज कर लेता हूँ, पॉइंट्स। 50% को 0.5 भी बोला जा सकता है। 0.5 ऑफ S1, क्योंकि इसकी अब हम बेसिकली प्रोडक्शन वन हम इसमें ऐड करेंगे जो जो हर चीज को मिलने हैं मजीद। एक तो इसने अपना खर्चा ऑलरेडी 10,000 का लगाया हुआ है, वो तो कंफर्म है। प्लस सर्विस वन से उसको 50% आना है, वो ऐड कर दिया। और सर्विस टू से कितने परसेंट खर्चा आना है जरा बताओ? सर्विस टू से कितने परसेंट खर्चा आना है, वो बता दो। सर्विस टू से प्रोडक्शन वन को, विशाल दोबारा देखो, सर्विस टू से प्रोडक्शन वन को आपने प्रोडक्शन टू का बता दिए 30%, ये वाला। प्लस 0.3 ऑफ S2। अब यही खर्चे हैं जो टोटली P1 को मिलने हैं, यानी प्रोडक्शन वन को मिलने हैं, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी। अब इसी तरह मैंने सारे डिपार्टमेंट्स की इक्वेशन बनानी है। इसी तरह प्रोडक्शन टू की बात करते हैं। प्रोडक्शन टू का अपना खर्चा हो चुका है 20,000। प्लस प्रोडक्शन टू पे आते हैं। सर्विस वन ने प्रोडक्शन टू को सर्विस देनी है 40%, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0.4 ऑफ S1। प्लस सर्विस टू ने 40% सर्विस देनी है प्रोडक्शन टू को, तो 0.4 ऑफ सर्विस टू। बताओ मुझे ये सेकंड इक्वेशन जैसे मैंने बनाई है क्लियर है? सेकंड इक्वेशन क्लियर है? सब बता दो। सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई सबको? जरा एक मिनट तो कंफर्म कर दो यार, एक दफा कंफर्म कर दो। अच्छा गुड। अब सर्विस वन की बना लेते हैं। सर्विस वन ने ऑलरेडी अपना खर्चा कितना कर लिया? 4500। ऑलरेडी अपना खर्चा कर लिया 4500, वो तो आएगा। प्लस सर्विस वन ने अपने आप को सर्विसेज देनी है, देखो जरा बताओ, सर्विस वन ने क्या अपने आप को सर्विस देनी है, यस या नो? क्या सर्विस वन अपने आप को सर्विस देगा, यस या नो? नहीं देगा। तो उसका इसका मतलब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर्विस, अच्छा सर्विस वन में मतलब सर्विस वन को कोई कहीं और से खर्चा तो आना है ना। सर्विस टू ने तो सर्विस वन को सर्विसेज देनी है, कितने परसेंट देनी है सर्विस टू ने? सर्विस टू ने सर्विस वन को कितने परसेंट खर्चा एलोकेट करना है, देख के बताओ कितने परसेंट। सब बताओ, सब सब सब। नहीं 10 नहीं, 10 नहीं। वो तो सर्विस टू की बात पूछी, अभी फिलहाल सर्विस वन को देख रहे हैं हम। ये सर्विस वन है। सर्विस वन ने अपने आप को कुछ भी एलोकेट नहीं करना, और सर्विस टू के मुताबिक बात हो रही है, ठीक है? वो जब आएगा वो सर्विस टू के मुताबिक, ठीक है? 30, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सर्विस वन को सर्विस टू से जो खर्चा आएगा, सर्विस वन को सर्विस टू से जो खर्चा आएगा वो 0.3 ऑफ S2 है, 0.3 ऑफ S2। अब इसी तरह S2 पे बात करते हैं। सर्विस टू ने अपना कितना खर्चा किया? 4200, ये यहाँ से लिए मैंने। प्लस सर्विस वन ने उसको कुछ देना है खर्चा, बिल्कुल 10%, क्योंकि उसने 10% आएगा उसको सर्विस वन से 0.1 ऑफ सर्विस वन। और अपने आप को तो उसने ऑब्वियसली कोई खर्चा नहीं देना। यहाँ तक 4 इक्वेशंस बनेंगी, और आपके सवाल में भी हर डिपार्टमेंट की एक एक इक्वेशन बन जाएगी, जितनी भी आपके पास डिपार्टमेंट्स होंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशंस बनाने तक आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। सब बता दो, सब बता दो। गुड। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। अब पता है आपने क्या करना है, क्योंकि आपको ना वैल्यूज चाहिए, आपको किसी तरह पता पता करना है कि एक्चुअली प्रोडक्शन वन। देखो अगर आप इसकी फाइनल वैल्यू किसी तरह निकाल लेते हो ना, अगर आप इसकी फाइनल वैल्यू किसी तरह निकाल लेते हो, तो खुद बहुत रीअपोर्शनमेंट भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी ना, तो वो फाइनल वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नॉर्मली हम यही करते थे ना, नॉर्मली हम एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट में बाद में रीअपोर्शनमेंट को ऐड करते थे, तो हमारे पास आ जाते थे ओवरहेड्स आ जाते थे टोटल। तो अगर मैं ये सारी किसी तरह इनकी फाइनल वैल्यूज निकाल लूँ चारों की, तो मेरे आंसर इजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, आपने कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट अपनी मर्जी का सर्विस डिपार्टमेंट उठाना है। आपने कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट अपनी मर्जी का उठाना है। सर्विस वन या सर्विस टू, चलो मैं सर्विस टू को उठा लेता हूँ। इनमें से इक्वेशन जो पिक करनी है ना, पहला काम था इक्वेशन
बनाना। दूसरा काम है पिक एनी ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट इक्वेशन। कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन आप पिक कर लो। चलो मैं सर्विस टू को पिक कर रहा हूँ। कोई भी एक सर्विस, अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पिक करना है यहाँ पे, दूसरे स्टेप पे सर्विस डिपार्टमेंट में से किसी एक इक्वेशन को पुट करना है। मैं सर्विस टू को पिक कर रहा हूँ। सर्विस टू की इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो 4200 प्लस 0.1 S1 है। मुझे बताओ ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है तुम लोग एक दो बार देख के बता दो, कोई मैंने कोई बेईमानी तो नहीं की, कोई फ्रॉड तो नहीं किया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक लिखा है बता दो। बिल्कुल ठीक लिखी है ना स्टेटमेंट, इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी है, जरा बताओ। अच्छा अब देखो, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई जो मैंने ली फ्रॉम जो इक्वेशन मैंने बनाई थी। इसमें जो ये सर्विस वन है, ये सर्विस वन है, इसकी एक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है। सर्विस वन की क्या इक्वेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, देख रहे हो। इस सर्विस वन की जगह अगर मैं इसकी इक्वेशन, सर्विस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन। मैंने यहाँ ये बताया कि कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन पिक कर लो, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो सर्विस वन है इसकी ऊपर ये इक्वेशन है, क्या मैं इस सर्विस वन की जगह इसकी पूरी इक्वेशन लिख सकता हूँ, यस या नो बताओ। मैथ का रूल तुम्हारा जो है, मैथ आता ही होगा तुम्हें। क्या मैं इसकी जगह ये वैल्यू, सर्विस वन की वैल्यू लिख सकता हूँ पूरी, यस या नो। सब बताओ, सब सब बताओ। क्या मैं वैल्यू सर्विस वन यहाँ पे है ना। अब जैसे कहीं हम इक्वेशन में किसी चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर्विस वन की पूरी वैल्यू है 4500 प्लस 0.3 S2। ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सर्विस वन की वैल्यू, सर्विस वन की जो टोटल वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अच्छा देखो, सर्विस टू इज इक्वल टू 4200 ऑलरेडी है, प्लस 0.1 रहने देना है। आगे ब्रैकेट खोलनी है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। 4500 प्लस 0.3 S2। मुझे बताओ कोई गलती की है मैंने यहाँ तक, कोई गलती की है, और अगर बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बता दो बस। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। मैंने बस क्या किया है, एक इक्वेशन उठाई सर्विस डिपार्टमेंट टू की, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर S1 आ रहा था, S1 की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर दी दूसरी वाली सर्विस डिपार्टमेंट की। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा अब आगे इसको हल कर लो। सर्विस टू इज इक्वल टू 4200 प्लस 0.1 इंटू 4500 करो जरा कैलकुलेट, आपको पता है ना ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों से कैलकुलेट करेंगे। 0.1 को पहले 4500 से करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताओ क्या आंसर आ रहा है पहले। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना होता है अंदर जो भी अमाउंट है उसके साथ। क्या आंसर आ रहा है बताओ सब, बताओ सब बताओ, सब सब सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए, सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। क्या आंसर आ रहा है। 4500 मल्टीप्लाई 0.1, 450। 450। अब देखो मैंने पहले 0.1 को मल्टीप्लाई किया 4500 से, 450 क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन करनी है ना। प्लस अब जीरो, इसी 0.1 को मैं फिर 0.3 S2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी 0.1 को मैं 0.3 S से मल्टीप्लाई। तो 0.1 को यहाँ मैं जरा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 0.1 को 0.3 S2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप S2 का के साथ, S2 तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन 0.1 मल्टीप्लाई 0.3 करके आंसर बताओ। 0.1 मल्टीप्लाई 0.3 क्या आंसर आ रहा है, 0.1 को मल्टीप्लाई करो 0.3 के साथ, 0.03। मैंने लिखा 0.03, आगे मैंने लिख दिया S2। S2 तो वैसे ही रहेगा ना, बस बाकी कंपोनेंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने ये इक्वेशन बना ली। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया तो यस लिख दो। अगर क्लियर है यहाँ तक तो यस लिख दो। अच्छा अब ये आ जाएगा S2, यहाँ पे ऐसे ही लिखे रहने दो, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दो, -0.03 S2, क्योंकि S2 और S2 एक साइड पे हो गया, और इधर इक्वेशन आ जाएगी दूसरी साइड पे। 42 प्लस 40 आ जाएगी 4650। अब आपको मैथ का बचपन में एक रूल बताया गया होगा, मैथ का बचपन में एक रूल बताया गया होगा आपको कि
अगर किसी वैल्यू के साथ, अगर किसी कांस्टेंट के साथ, किसी अमाउंट के साथ, सॉरी किसी अमाउंट के साथ कुछ भी ना लिखा होगा, जैसे किसी वेरिएबल ए बी सी जो थे कि उसके साथ कुछ ना लिखा हो, तो उसके उसका मतलब है उसके साथ वन लिखा होता है। इस बात का पता है ना? अगर आपके पास कहीं पे A+2 भी लिखा हो, तो इसका मतलब ए के साथ वन है। तो ये तो ऑब्वियसली, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह एस एस अगर हाल ही लिखा हो तो एस के साथ ऑब्वियसली वन ही होगा ना। ये बचपन में पढ़ के आ रहे थे। तो अब इस वन में से 0.03 माइनस कर दो, क्योंकि दोनों S2 और S2 सेम है, तो माइनस हो सकते हैं। वन में से 0.03 माइनस कर दो। वन में से 0.03 माइनस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1 - 0.03 आ जाएगा 0.97 S2। 0.97 S2 इज इक्वल टू 4650, इज इक्वल टू 4650। और अब ये 0.97 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है S2 के साथ। तो S2 4650 को डिवाइड कर दो 0.97 के साथ, आपके पास S2 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। S2 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो S2 की फाइनल वैल्यू। 4793.8। 4793.8, बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर हुआ? देखो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मिशाल आपको? अच्छा मैं बता दूं सिंपल एक अलजबरा की कैलकुलेशन है, सिंपल अलजबरा की कैलकुलेशन है। पहला स्टेप क्या था? आपने जब पहले तो इक्वेशन बना ली ना, इक्वेशन बनाने के बाद आपने कोई भी एक इक्वेशन सर्विस डिपार्टमेंट की पिक कर लेनी है। सर्विस डिपार्टमेंट की जब इक्वेशन पिक की, अब एस जब एक सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन पिक करोगे, तो ऑब्वियसली दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, क्योंकि एक ने दूसरे को सर्विस प्रोवाइड की हुई है। तो उसी S1 की दूसरी सर्विस इक्वेशन पिक कर लेना, जो ये दूसरी सर्विस इक्वेशन है, ये यहाँ से पिक करके उसकी वैल्यू पुट कर ली। अब सिंपल आगे सिंपल कैलकुलेशन है। S2 के आगे 4200 तो वैसे ही आएगा, प्लस 0.1 वैसे ही आया। आगे बस S1 की मैंने एक वैल्यू पुट कर दी, जो मेरे पास ये वैल्यू थी ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद ब्रैकेट ओपन की तो देखो S2 इज इक्वल टू 4200 अभी भी वैसे ही है। बस ब्रैकेट ओपन करने पे आपको पता है, जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है बाहर जो होता है ब्रैकेट के उसके साथ। तो 0.1 के साथ एक मरतबा तो 4500, ये 4500 को मैंने मल्टीप्लाई किया, और एक मरतबा 0.3 को मल्टीप्लाई किया। तो 0.1 इंटू 4500 450, प्लस 0.1 इंटू 0.3 0.03। आगे S2 वैसे के वैसे रहने दो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 0.03 S2 यहाँ ऐड हो रहा है। तो अलजबरा का रूल है, एक चीज जहां ऐड हो रही थी दूसरी साइड पे जाके माइनस होती है। तो मैंने इस 0.03 S2 को यहाँ आके माइनस कर दिया। ठीक है, अब 1 S2 क्यों किया एक्चुअली? अलजबरा का रूल है कि जब ऐसे कोई आपके पास अल्फाबेट हो, जैसे हम बचपन में इक्वेशन करते थे A+BX, जैसे, या फिर A+2B, तो हमारा ये रूल था कि अगर खाली कुछ लिखा हुआ है तो उसके साथ वन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज को वन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। तो S2 को वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, S2 ही आंसर आएगा, जो भी उसकी वैल्यू है। तो वन, ये तो ऑब्वियसली या तो वन है। लेकिन इस ये जो यहाँ से प्लस हुई हुई अमाउंट यहाँ आके माइनस हुई थी, तो वो S2 में से वो 0.03 S2 जो इसके सामने आया हुआ है माइनस होने के लिए, तो वो माइनस हो जाएगा ना। वन में से 0.03 बस मैंने माइनस किया, सिंपल। वन में से 0.03 माइनस करोगे तो 0.97 आएगा। और साथ इसके जो ये अल्फाबेट चल रहा है S2, वो चलता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको हम मिटा तो नहीं सकते। और दूसरी साइड से 4200 प्लस 450, ये तो ऐड हो सकते हैं। एक्चुअली S2 ऐड नहीं हो सकता था, इसलिए हम उसको दूसरी उस साइड पे ले गए जहाँ S2 था, उसके साथ कैलकुलेशन करने के लिए। इधर 4650 सिंपल है, और 0.97 इस साइड पे S2 के साथ है। अब आगे क्या है? S2 की वैल्यू निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई होता है, 0.97 के साथ S2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दूसरी साइड पे जाके मैंने डिवाइड कर दिया, S2 की वैल्यू आ गई। इस पे मतलब अलजबरा आपको बचपन में आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में मैथ नहीं पढ़ा हुआ, या मैट्रिक में? सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो ना मुझे ये वाला पॉइंट कंफ्यूज कर रहा था, जब वन के साथ भी S2 था और हाँ माइनस हाँ 0.03, वो वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मुझे। हाँ, बेसिकली किसी भी, अगर मैं कहीं इस तरह लिख दूं कि A-0.03 A, ऐसे कोई इक्वेशन हो, तो इसका मतलब यही है ना कि इसके साथ वन है, ताकि वन में से माइनस 0 पॉइंट हो सकता है, क्योंकि सेम है।
कोरोना क्या पास है, क्या मतलब? क्या हमजा कौन सा कोरोना पास है? अच्छा कोरोना सही है, गुड हो गया। गुड हो गया हमजा साहब। हमजा साहब ने कोरोना के दौर में पेपर्स दिए हुए हैं, तो इसलिए जरा समझ आया। ये कैलकुलेशन की नहीं आई वैसे, बताओ हमजा साहब। ये अलजबरा की कैलकुलेशन समझ आई? अलजबरा थोड़ा बहुत तो आता है, ये तो बेसिक अलजबरा है, 6 क्लास से पढ़ते हैं हम, 6 क्लास में पढ़ रहे होते हैं ये अलजबरा। हमजा आप बताओ। अच्छा, अब हमारे पास ना एक वैल्यू आ गई 479। ठीक है अदनान साहब। अच्छा, 4793.8 ये वैल्यू हमारे पास आ गई S2 की। यानी एक वैल्यू तो चलो हमें मिल गई कि S2 की टोटल वैल्यू आ गई 4793.8। हमें चारों की टोटल वैल्यू से ही एक आ गई है। अब हम पता है क्या करेंगे, हमें अब सर्विस टू की तो आ गई। अब हम चाहते हैं हमें सारों की पता चल जाए, सर्विस वन की भी पता चल जाए, प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन टू की भी पता चल जाए। वैसे सर्विस टू के आगे मैं ये लिख देता हूँ कि मुझे वैल्यू पता चल गई है 4793.8। अब सर्विस वन की पता करनी है, वो तो इजीली पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस टू की मैंने फाइनल वैल्यू निकाल ली है, और वो देखो, ये देखो अभी तो निकाली है, यही तो निकाली है 4793। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट वन की इक्वेशन पिक करो। सर्विस डिपार्टमेंट वन की इक्वेशन पिक करो। ये 4500 प्लस 0.3 S2। तो सर्विस डिपार्टमेंट वन यहाँ पे अब दूसरा आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट वन इज इक्वल टू 4500। क्या हो गया इसको? फिर वो हम दूसरे वाले मेथड से नहीं कर सकते, जिस तरह हम लोग वो पहले वाले में किया था? उस मेथड से आप एक मरतबा ना ट्राई करना, आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली उस मेथड में आप एक सर्विस दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरा पहले को सर्विस, वो कैलकुलेशन में फाइनल आंसर ही नहीं आ पाएगा। मतलब किस तरह कैलकुलेट करोगे उस चीज को कि एक सर्विस दूसरे को सर्विस दे रहा है, एक सर्विस डिपार्टमेंट। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्या वो फाइनल आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सर ऐसा सवाल आएगा पेपर में? बिकॉज ये भी टू मच कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन वो इस तरह नहीं, पूरा नहीं ना आएगा ना। पूरा नहीं आएगा, एक एक आधे डिपार्टमेंट का पूछ लेगा, सिर्फ सर्विस टू का पूछ लेगा। बिल्कुल आ सकते हैं, पॉसिबल है, ये पोर्शनमेंट का पार्ट है। अच्छा, 4500 प्लस 0.3 S2। 0.3 S2। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, 4500 प्लस 0.3 S2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। S2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 4793.8। कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बता दो। इसमें कोई, इसमें अब कोई कम्प्लेक्स नहीं है, अब सिंपल सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है। फाइनल आंसर बता दो। 4500 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर दो 0.3 को 4793 के साथ, प्लस उसमें कर देना 4500। एक मिनट रुको यार, मैं दोबारा ऑन कर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका?
53938.14। ये जरा कैलकुलेट करके देख लो, आ रहा है सबका? अदनान, विशाल, ये कैलकुलेट करके देखो। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया है सर्विस वन का आंसर। अब सर्विस वन का आंसर भी आपके पास आ गया 5938.14। 5938.14। ठीक है, सर्विस वन का भी आंसर आ गया 5938.14। अब देखो, सर्विस वन का भी आपके पास आंसर आ गया, सर्विस टू का भी आ गया, तो ये दोनों आंसर्स को आप प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू में पिक पिक मतलब पुट कर दो। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब सर्विस वन की जगह मैं यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी चेंज करूँ, मतलब प्रोडक्शन सर्विस वन की जगह मैं लिख रहा हूँ 0.5 ऑफ सर्विस वन। सर्विस वन का आंसर है 5938। 5938.14। 5938.14 प्लस 0.3 ऑफ 4793.8। ये 0.3 है ना? 0.3 है, 4 है? 0.3 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.4 और 0.4 है ऑफ S1। 0.4 ऑफ S1 है मेरे पास 5938.14 प्लस 0.4 ऑफ 4793.8। अब दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इसलिए इजीली प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू की वैल्यूज, फाइनल वैल्यूज निकल सकती हैं। ये कैलकुलेट करके बताओ जरा, प्रोडक्शन वन की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है और प्रोडक्शन टू की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू की फाइनल वैल्यूज क्या आ रही हैं? ये अदनान, आपने कौन सी वैल्यू बताई है? प्रोडक्शन वन या टू? प्रोडक्शन वन की आ रही है 14407.21 और प्रोडक्शन टू की? अच्छा, अब नॉर्मली मैं पहले बता दूं कि नॉर्मली पेपर में ना इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता 2 नंबर में, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें से कुछ पार्ट आ सकता है, यानी वो सिर्फ आपसे बोल दे कि सर्विस वन की वैल्यू निकाल दो, तो फिर आप निकाल सकते हो। सर्विस वन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी जिस तरह सारा, तो वो एक स्टेप दरमियान में पूछ सकता है, या आधी वैल्यूज दी हो, आधी वगैरह निकाल दो, तो कुछ भी आप पूछ सकता है, लेकिन आपको आना सारा चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई भी स्टेप वो पूछ सकता है। ये आ रहा है 24292.8। 24292.8 ये वैल्यू आ रही है प्रोडक्शन टू की। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन टू की, जो आपको फाइनल चाहिए थी। और अब आपकी एक्चुअली ये रीअपोर्शनमेंट भी सारी वैल्यूज इसमें ऐड हो चुकी हैं। रीअपोर्शनमेंट के बाद वाली ये फाइनल वैल्यूज यहाँ आ चुकी हैं। यही वैल्यूज आपको, मतलब इसी यही वैल्यूज आपसे वो पूछ सकता है। यहाँ पे हमारा ये थर्ड टाइप ऑफ रीअपोर्शनमेंट कंप्लीट हो गया है। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह रीअपोर्शनमेंट करनी है? ये इस टॉपिक में कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है, कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली अलजबरा बेस ही है सारा। सारा मैथ है, और मैथ की बेस पे होना है, बस लॉजिक आनी चाहिए कि आप इक्वेशन किस तरह बनाते हो। क्योंकि इक्वेशन बनाते हो, अगर आपने एक भी पॉइंट गलत कर दिया तो आपके सारे चारों आंसर्स गलत होने के चांसेस हैं। और ऑब्वियसली एमसीक्यू में इतनी आपको गुंजाइश नहीं होती कि आप स्टेप्स गलत कर दो तो आगे जो भी आंसर आएगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वहाँ यहाँ जीरो है या टू है। तो इसमें आपको ये पता है कि इक्वेशन सही बनानी आनी चाहिए, आगे सारा अलजबरा जरा भी मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन नॉर्मली इसकी टेस्टिंग, इस सवाल की टेस्टिंग एज कम्पेयर टू बाकी रीअपोर्शनमेंट की मेथड कम होती है। मतलब मैंने आज तक किसी से ये नहीं सुना कि पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब एक चीज कोर्स में है तो उसमें से कुछ भी टेस्ट हो सकता है, तो वी शुड बी लाइक फर्स्टली फर्स्ट प्रिपेयर फॉर दैट, कि कोई ऐसा इशू ना बने बाद में। यहाँ तक रीअपोर्शनमेंट क्लियर हो गया?
यहाँ तक हम लोगों ने 3 स्टेप्स क्लियर खत्म किए हैं, एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट प्लस रीअपोर्शनमेंट। और रीअपोर्शनमेंट में हमने 3 टाइप्स पढ़ी, नो वे मेथड, वन वे मेथड और टू वे मेथड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इसके आगे भी हमने स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। अच्छा, अब जब आप किसी भी ओवरहेड को एलोकेट, अपोर्शन और रीअपोर्शनमेंट करते हो, एक्चुअली आप ये कह रहे हो ना कि प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू, सर्विस वन और सर्विस टू। रीअपोर्शनमेंट के बाद सर्विस वन और सर्विस टू तो खत्म हो जाते हैं, रीअपोर्शनमेंट के बाद एक्चुअली सर्विस वन और सर्विस टू खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही है ना कि उनके सारे पैसे प्रोडक्शन वन और टू को मिल जाते हैं, यानी उनकी जो कॉस्ट है इन तक रीअपोर्शन हो जाती है, क्योंकि वो कॉस्ट यूनिट नहीं बनाते। रीअपोर्शनमेंट का मकसद भी यही था कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना वो यूनिट्स नहीं बनाते, तो आप उनकी जो कॉस्ट है, दोनों में जो कॉस्ट है उनको कहाँ एलोकेट करोगे? तो आप फिर यहाँ पे यही मशवरा कह रहा हूँ, यही स्टेप लेते हो कि आप रीअपोर्शनमेंट, ये जो रीअपोर्शनमेंट है ना ये कर लेते हो। रीअपोर्शनमेंट से क्या होता है, आप अपने वहां के सारे ओवरहेड्स जो जिसकी वजह से लग रहे हैं उनको रीअपोर्शन कर देते हो ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू पे सारा का सारा खर्चा आ जाता है। ये जो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के बाद प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू के पास ओवरहेड्स आ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। एज्यूम करो एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के बाद प्रोडक्शन वन को, चलो यहीं से ले लेते हैं, ये आंसर आया हुआ ना, 14407 प्रोडक्शन वन का खर्चा है, और 2424993, मतलब मैं राउंड ऑफ कर लिया, 24293 ये प्रोडक्शन टू का खर्चा है। और सर्विस डिपार्टमेंट तो निकल गया गेम से, क्योंकि वो तो साइड पे हो गया। अब प्रोडक्शन वन और टू को सारा खर्चा एलोकेट, यानी सारा का सारा इनको मिल चुका है जो इनकी वजह से लगा। ठीक है, एक्चुअल में ये वो वैल्यू है जो एक्चुअल टोटल वैल्यू है जो इनकी वजह से लगी, इसीलिए इनको बोलते हैं, ये हैं बेसिकली टोटल ओवरहेड्स। ये दोनों हैं टोटल ओवरहेड्स जो इन डिपार्टमेंट्स ने लगाए हैं। लेकिन अभी तक हम ओवरहेड्स पहुंचे हैं डिपार्टमेंट्स के मुताबिक, और उनमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक हम आ चुके हैं। अगर मैं आपको पूरा साइकिल बताऊं ना, तो ओवरहेड्स का साइकिल यही था कि ओवरहेड्स का मेन मसला, मतलब मेन मसला जिसकी वजह से हमें साइकिल पढ़ना पड़ा, मेन मसला था कि वो एक यूनिट तक नहीं जा सकते। फिर हमने एलोकेशन स्टार्ट की, अपोर्शनमेंट की। अपोर्शनमेंट के बाद हमने देखा यार सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट्स बनाता नहीं है, तो उसके खर्चा कैसे यूनिट्स तक जाएगा? तो हमने कहा कोई मसला नहीं, रीअपोर्शनमेंट कर दो। रीअपोर्शनमेंट में सारे सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे उठा के जिसकी वजह से जितना पैसा लगा था उसको एलोकेट कर दिया, और एट लास्ट हमने बोला कि ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक को सारा खर्चा दे दो, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा खत्म कर दो, मतलब बंद, क्लोज अप करके नेल करके उसका सारा खर्चा जिसकी वजह से लग रहा है उनको रीअपोर्शन कर दो। हमने रीअपोर्शन कर दिया प्रोडक्शन वन और टू में। अब हमें यहाँ पे जो ओवरहेड्स मिले, ये पाक शिफाफ वो ओवरहेड्स हैं जो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की वजह से आए हैं, जो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की वजह से आए हैं। ठीक है, इन ये है, ये बेसिकली है टोटल ओवरहेड्स, जो टोटल ओवरहेड्स जो बेसिकली लगे हैं, या इनको आप अगर आप बजट बना रहे हो तो ये बजटेड ओवरहेड्स हैं, अगर एक्चुअल है तो ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। ठीक है, ये टोटल ओवरहेड्स हैं। अब अभी भी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे, फाइनल चीज पे नहीं पहुंचे। फाइनल हमारा ये था कि ओवरहेड्स को यूनिट्स तक लेके जाना। अभी तक हम डिपार्टमेंट तक ले आए हैं, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक चलो ले आए हैं, बहुत पास ले आए हैं यूनिट्स के, लेकिन एक्चुअल में यूनिट्स तक अभी हम लेके नहीं गए। एक्चुअल स्टेप ये है, उसके लिए हम लोगों को अपना चौथा स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा रीअपोर्शन से अगला, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन ये स्टेप है कि चार्जिंग ओवरहेड्स टू यूनिट्स। अपने ओवरहेड्स को यूनिट्स को चार्ज करने का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जितने भी जिस जिस यूनिट की वजह से जितना ओवरहेड लग रहा है उस तक लेके जाओ, उस तक वो खर्चा एलोकेट करो, ताकि कल को पता चल सके कि एक यूनिट, जैसे मेरी फैक्ट्री है उसमें फॉर एग्जाम्पल मार्कर है, अब ये मार्कर बनता है, 1 लाख मार्कर बन रहा है 50,000, लेकिन एक मार्कर में बिजली का बिल कितना जाएगा, एक मार्कर में फैक्ट्री के गार्ड की सैलरी कितनी जाएगी, एक मार्कर में ये सुपरवाइजर की सैलरी का कितना हिस्सा जाएगा, एक मार्कर के पीछे रेंट का कितना हिस्सा एंटर होगा। तो मुझे इसकी टोटल नॉलेज होगी तो मुझे पता चलेगा ना ये मार्कर के पीछे एक्चुअल पैसा कितना आया है। जब तक एक्चुअल पैसा नहीं पता चलेगा, कितना लगा है, कॉस्ट नहीं पता चलेगी, लागत नहीं पता चलेगी, तो मैं कैसे बेच सकता हूँ इसको इतने आगे रखे प्रॉफिट? हो सकता है मैं सारे खर्चे ओवरहेड इसमें एंटर करूँ ही ना,
और इस यूनिट को सोचूं अच्छा ये तो मैंने 10 रुपए का लिया, 15 का बेच देता हूँ, विदाउट देखिए कि भाई इसका इसके अंदर मैंने कितनी चीजें ऐड ऑन की हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब कुछ ऐड करने के बाद एंड पे मैं इसको बेचूंगा जब कॉस्ट पूरी होगी। तो मेन मसला ये था। तो इस मसले के लिए हम पूरे साइकिल को चला रहे थे। हाँ, अब हम अपने आखिरी स्टेप पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि स्टेप क्या है, अपने यूनिट्स तक ओवरहेड्स लेकर जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक साइकिल और यहाँ तक जो लॉजिक है क्लियर है? एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्टेप में हमने क्या करना है, ये क्लियर है? करवाऊंगा तो मैं किस तरह करना है, लेकिन क्या करना है ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया सबको? जरा बता दो ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अब देखो, हमें अपने यूनिट्स तक पहुंचने के लिए एब्जॉर्प्शन के अंदर जो स्टेप है, हम अपने यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारे ओवरहेड्स हमेशा डायरेक्टली यूनिट्स तक नहीं जा सकते। हमेशा हम डायरेक्टली यूनिट्स की बेस पे, हम अगर अगर तो हम डायरेक्टली यूनिट्स की बेस पे डायरेक्टली हम उसको मतलब कर दें, हम कहें यार ये इतने पैसे लगे हैं ओवरहेड्स में, डायरेक्ट यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी कभार सवाल में उसने आपको यूनिट्स नहीं दिए होते। अगर यूनिट्स मतलब ये नहीं दिए होते टोटल यूनिट्स इतने हैं। अब अगर उसने आपको टोटल यूनिट्स नहीं दिए, आप उसने आपको बताया ही नहीं। अगर उसने सवाल में देखो, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल ओवरहेड्स 14407 है, उसने आपको बताया ही नहीं कि यूनिट्स कितने बने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए बड़ा मसला आ जाता है। तो ये पूरा स्टेप हम एब्जॉर्प्शन में सीखेंगे कि यूनिट्स तक हमने लेके तो जाना है, हमारी भी जिद्द है, हम लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, सारी गेम इसी पे है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एब्जॉर्प्शन करने से पहले हमें एब्जॉर्प्शन मतलब सारे यूनिट्स तक लेके जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जिस वो उस कॉन्सेप्ट का नाम है OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, एक्चुअल में ये करना पहले जरूरी होता है। अगर किसी भी ओवरहेड को यूनिट तक लेके जाना है तो उसका निकला होना जरूरी है। अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगी ये पॉइंट कि क्यों जरूरी है, लेकिन थोड़े अभी हम जब स्टेप्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा OAR का ये मकसद था। अभी OAR का मतलब समझो बस। OAR है ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, और इसका फॉर्मूला है कि जितने भी आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं, जितने भी आपके ओवरहेड्स लगे हैं, उनको डिवाइड कर दो बजटेड एक्टिविटी लेवल के साथ। अच्छा, अब बजटेड एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं? देखो, बजटेड एक्टिविटी होती है कोई भी, जैसे यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये एक्टिविटीज हैं। आपके सवाल में क्या चीज दी हुई है? अगर आपके सवाल में यूनिट्स दिए हुए हैं तो फिर तो मसला ही खत्म है ना। अगर वो बोले आपके, एज्यूम करो अगर वो बोले आपके ओवरहेड्स लगे हैं 1 लाख, और वो बोले आपकी एक्टिविटी लेवल सॉल्व में दे देगी यूनिट्स ही हैं और 10,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं, तो भाई ये तो आंसर आ जाएगा 10 पर यूनिट। ये तो आपने निकाल लिया डायरेक्ट, ओवरहेड 1 यूनिट में 10 रुपए का आ रहा है। अगर तो वो यूनिट्स देते हैं ना एक्टिविटी लेवल में, अगर फॉर एग्जाम्पल वो यूनिट्स दे देते हैं ना, तो फिर तो आपकी मौजें हैं। फिर तो आप OAR निकाल के बोलोगे ये जो OAR है यही एक्चुअली प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है, यही एक्चुअली ओवरहेड पर यूनिट निकल आया। लेकिन मसला ये है कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो है ना, हमेशा पर यूनिट गिवन नहीं होता। हमेशा यूनिट्स गिवन नहीं होते, आपको और एक्टिविटी लेवल्स भी गिवन होती हैं। जैसे अज्यूम करो उसने अगर आपको यूनिट्स की जगह एक्टिविटी लेवल कुछ टाइप्स के भी हम पढ़ते हैं, लेबर आवर्स दे दिया, लेबर आवर्स दे दिए तो, और फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 10,000 हमारे ओवरहेड्स लगे हैं, तो उस और हमारे इसमें लगे हैं 50,000 लेबर आवर्स, 50,000 आवर्स लगे हैं ऑफ लेबर। तो फिर आपका आंसर आएगा $2 पर यूनिट, नहीं पर लेबर आवर। तो हमें तो पर यूनिट तक पहुंचना है। तो मसला एक्चुअल क्या आ रहा था, हमारा हमारा मेन मकसद क्या है, पर यूनिट तक पहुंचना। अगर तो उसने एक्टिविटी लेवल में यूनिट्स दे दिया, उसने खुद बोला होगा बजट एक्टिविटी लेवल जो है वो यूनिट्स है, खुद बताएगा कि एक्टिविटी लेवल है क्या। फिर तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके बोलो यार ये है पर यूनिट, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ और एक्टिविटी लेवल दे दी, तो फिर उस केस में आपको फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक्टिविटी लेवल्स कितने कितने टाइप के होते हैं, उससे पहले बजटेड ओवरहेड्स पे कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली जो एलोकेटेड, एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट और प्लस रीअपोर्शनमेंट करके जो फाइनली वो आए थे, वो बेसिकली बजटेड ओवरहेड्स है, जिसपे हमने अब एब्जॉर्प्शन का स्टेप लगाना है। लेकिन एक्टिविटी लेवल्स आपके पास हैं 6 किस्म के, जो आपको टेस्ट हो सकते हैं। एक तो है यूनिट्स, एक तो है यूनिट्स। अगर तो यूनिट्स दिए फिर तो आपके नसीब अच्छे हैं कि OAR ही आपका जो आंसर आएगा वो पर यूनिट में आ जाएगा। अगर पर यूनिट में आ रहा तो आपको तो मकसद जो था वो पूरा हो गया। अगर
यूनिट्स नहीं है तो और कौन से हो सकते हैं? लेबर आवर्स, उसके बाद मशीन आवर्स, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो ये कुछ टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे एक्टिविटी लेवल्स के मुताबिक इन सवालों को जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पहले यूनिट्स के मुताबिक, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? बजटेड ओवरहेड्स आपके पास हैं 1 लाख, एक्चुअल ओवरहेड्स आपके पास है 1,10,000। एक्चुअल भी तो होंगे ना, एक्चुअल थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, बजटेड यूनिट्स उसने ये देखो, आप बजटेड एक्टिविटी लेवल में उसने बजटेड यूनिट्स लिखा हुआ है। अगर बजटेड यूनिट्स लिखा हुआ है इसका मतलब यूनिट्स एक्टिविटी लेवल है। सॉरी, यूनिट्स में यूनिट्स हैं 30,000 और एक्चुअल यूनिट्स 40,000। और उसने सवाल में बता भी दिया कि हमारे पास जो एक्टिविटी लेवल है वो यूनिट्स है। एक्टिविटी लेवल क्या है उसने खुद बता दिया, यूनिट्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए आर क्या है, अभी अभी ओ ए आर की बात हो रही है, तो आप सिंपल क्या करोगे? ओ ए आर का आपको सीधा मतलब पता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड्स आपके सामने 1 लाख के हैं, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल आपके पास 30,000 है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? $3.333 पर यूनिट। तो आपने इसमें, क्योंकि आपके पास एक्टिविटी लेवल में यूनिट्स थे, तो आपने डायरेक्टली जो ओ ए आर निकाला वो पर यूनिट ही आ गया। यानी यहाँ पे आपका जो ओ ए आर है, जो ओ ए आर आपका $3.33 आया, वही आपका ओवरहेड पर यूनिट भी है। वही आपका ओवरहेड पर यूनिट भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी लेवल ही यूनिट थी। जब एक्टिविटी लेवल ही यूनिट है फिर तो ओ ए आर पर यूनिट में आएगा। लेकिन मसला तब आएगा जब एक्टिविटी लेवल में मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट कुछ और होगा। तो उस केस में क्या करना है, वो एक अलग डिस्कशन है जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। और इस सवाल को भी अभी मैंने पूरा नहीं किया, अभी जस्ट ओ ए आर सिखाया है। इस सवाल के अंदर एक और लॉजिक भी हमने सीखनी है, वो कल इसमें कंटिन्यू करेंगे। और प्लस बाकी एक्टिविटी लेवल को करके एब्जॉर्प्शन के स्टेप को एंड करेंगे। यहाँ तक मुझे बताओ, ओ ए आर की स्टेप तक और एब्जॉर्प्शन की थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आई है? अगर 50% भी समझ आ गई है ओके है, क्योंकि कल हमने इसको डिटेल में मजीद करना है और इसके आगे चीजें सीखनी है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता दो एक मरतबा, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करके इसके एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप के पॉइंट करेंगे। और क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, वो पॉइंट्स हैं जो इसको, जो कल हमने पॉइंट समझने हैं उसको हम सीखेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मिशाल, आपको पॉइंट्स थोड़े बहुत क्लियर नहीं है, नो इशू, मैं आना एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करता हूँ ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड कर दूँ। एक मरतबा आप इसको दोबारा देख लो, कहीं पे इशू है तो देख लो और प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है? हाँ, ये लेक्चर मैं आज पूरा वो फोल्डर सेंड कर दूंगा, आज पूरा फोल्डर सेंड कर दूंगा। आप पिछला भी देख लेना और ये भी कवर अप कर लेना। सर मिल वो जो आपने ये जो पॉइंट्स बताए हैं, लेबर आवर्स और मशीन जी जी आवर्स, जी इसका जी। एक एक एग्जांपल नहीं हम कर सकते? कल इसी को करना है हमने प्रॉपरली, एक एक करके मैंने वही तो करवाना है। हाँ जी, ठीक है ये ठीक कल है। मैंने एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं करवाया है, बल्कि इसके अंदर भी काफी पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने करने हैं। मैंने टॉपिक आधा करवाया है, आधा क्योंकि कल कर। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जी जी क्वेश्चंस में, जी ये जी जी सबसे जी, ज्यादा। ये प्रॉपर ये सारे हमने जितने भी एक्टिविटी लेवल्स हैं इसका एक एक क्वेश्चन करना है। प्लस इसके अंदर अभी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी आएगा। अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो सारे हमने हर हर एग्जाम्पल के साथ देखने हैं। वो पूरा एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन के तौर पे हम छः छः की छः एक्टिविटी लेवल्स पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। कल का लेक्चर इसी पे ही है। और एब्जॉर्प्शन में हमारा रह भी यही गया हुआ है, बाकी तो एब्जॉर्प्शन में है ही कुछ नहीं, यही तो है, ठीक है? कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने इसलिए करवाया ताकि सिर्फ पर यूनिट का की बेस पे समझ आए कि ओ ए आर अगर पर यूनिट है तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट में आपका आ गया। लेकिन बाकी एक्टिविटी लेवल्स पे भी मैंने पर्दा रखा हुआ है, वो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में यार, सबका ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज।